हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। दोस्तों, आज का जो वीडियो है बिहार पुलिस कांस्टेबल की जो नई वैकेंसी आई है 8,415 पोस्ट पर, उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग सामान्य विज्ञान के, जनरल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज हमारा यह जनरल साइंस का यानी कि सामान्य विज्ञान का पार्ट 4 है। इससे पहले हम लोगों ने ऑलरेडी सेट 1, सेट 2 और सेट 3 को कवर किया हुआ है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैनल पर पहली बार आप आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि जब भी बिहार पुलिस कांस्टेबल से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंच जाए। फ्रेंड्स, इस सेट में से अगर आप 20 क्वेश्चन सही कर लेते हैं तो समझिए आपकी तैयारी जो है वो अच्छी चल रही है। इसी प्रकार से कंटिन्यू रखना है, अच्छी खासी आपकी तैयारी चल रही है। देखिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें और कूट से सही उत्तर का चयन करें। आंसर अगर आपको पता है तो आंसर कमेंट करके भी आप लोग बता सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सूची 1 में जो है एक तरफ दिया गया है ग्लैंड यानी कि ग्रंथि दी गई है, और दूसरी तरफ सूची 2 में उनसे स्रावित होने वाले हार्मोन्स दिए गए हैं। तो इसमें से सही मिलान करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग मिलाते हैं। देखिए, लैंगरहैंस की दीपिका, दीपिका के बीटा सेल से, किससे, किस कोशिका से, किस सेल से, तो बीटा सेल से इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है। उसके बाद अगर हम बात करें पिट्यूटरी ग्रंथि, जिसको कि हिंदी में पीयूष ग्रंथि कहा जाता है, यह जो है इससे वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। पैराथायराइड ग्रंथि, हिंदी में इसको पाराअब्टू ग्रंथि कहा जाता है, और इससे कैल्सिटोनिन हार्मोन स्रावित होता है। एड्रिनल ग्रंथि से एपिनेफ्रिन हार्मोन स्रावित होता है। थोड़ा सा इसके बारे में और डिटेल में मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, लैंगरहैंस की दीपिका के बीटा सेल से इंसुलिन स्रावित होता है। पिट्यूटरी ग्रंथि को पीयूष ग्रंथि कहा जाता है, मास्टर ग्रंथि के नाम से इसको भी जाना जाता है, और इससे वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। उसके बाद अगर बात करें पैराथायराइड ग्रंथि, हिंदी में इसको पाराअब्टू ग्रंथि कहा जाता है, और इससे 2 प्रकार के हार्मोन निकलते हैं। ध्यान रखिएगा, पहला हार्मोन पैराथायराइड हार्मोन और दूसरा हार्मोन कैल्सिटोनिन हार्मोन। ठीक है, देखिए कैल्सिटोनिन हार्मोन कब स्रावित होता है, तो जब रुधिर में कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है तब यह हार्मोन स्रावित होता है। और दूसरा हार्मोन पैराथायराइड हार्मोन, यह कब स्रावित होता है, जब रुधिर में कैल्शियम की मात्रा कम हो जाती है तब यह स्रावित होता है। ध्यान रखिएगा, एड्रिनल ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, तो एपिनेफ्रिन हार्मोन स्रावित होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है हमारा कि यदि किसी वस्तु का वेग 3 गुना बढ़ा दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी बढ़ जाएगी। तो कई बार मैंने इस तरह के प्रश्न को सॉल्व करने का तरीका बताया हुआ है। आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको फॉर्मूला लिखना है, हाफ mv²। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है। जब भी आप इस तरह के प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो आपको सिर्फ जो सॉल्यूशन होगा उसमें से आपको ये हाफ mv² को बाहर निकालना है, और जितना बाकी वैल्यू बच जाता है वही आंसर होगा। देखिए देखिए बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर हाफ मास में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, भी जो है 3 गुना बढ़ जा रहा है, तो 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 9v² हो जाएगा। अब जैसे मैंने बताया कि इसमें से आपको सिर्फ इस फॉर्मूले को पुट आउट करना है। तो देखिए हाफ mv², बाकी क्या बचा, तो बाकी अंदर 9 बच जा रहा है, तो 9 गुना जो है एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 9 गुना। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि फलों के रस के परिरक्षण के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेंजोइक अम्ल का। ठीक है, बेंजोइक अम्ल का इस्तेमाल फलों के रस के परिरक्षण में किया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। देखिए, इस तरह के प्रश्न जो है हाल ही में CSBC के द्वारा, जो कि बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम कंडक्ट कराती है, जितने भी एग्जाम कंडक्ट कराए गए हैं, जैसे कि फॉरेस्ट गार्ड का, बिहार पुलिस ड्राइवर का, उनमें इस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। तो देखिए, गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत जो है यह है सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी यानी कि पवन ऊर्जा, वाटर एनर्जी। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पवन। ठीक है, बाकी कोयला, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ये सारे जो हैं परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं। ठीक है, पवन जो है यानी कि वायु जो है यह गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है, ध्यान रखिएगा। और फ्रेंड्स, वीडियो के लास्ट में आपको अपना स्कोर कमेंट करके बताना है। वीडियो को पूरा देखिए और लास्ट में जरूर अपना स्कोर कमेंट करके बताइए। जैसे कि मैंने बताया कि अगर 20 क्वेश्चन आप सही कर लेते हैं तो समझिए कि आपकी तैयारी अच्छी खासी चल रही है, और इसी प्रकार से इसको जारी आगे भी रखना है। देखिए, शरीर में ध्वनि यंत्र को और क्या कहा जाता है। तो शरीर में, मानव शरीर की बात हो रही है, ध्वनि उत्पन्न कहाँ से होता है, तो लैरिंग्स के द्वारा। इसको लैरिंग्स कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, और फ्रेंड्स मैं बता दूं कि इससे पहले हम लोगों ने 2010 से लेकर के
2020 तक। देखिए 2010 से ही बिहार पुलिस के लिखित एग्जाम हो रहे हैं, तो 2010 से 2020 तक बिहार पुलिस कांस्टेबल में जितने भी इतिहास के क्वेश्चन पूछे गए थे सबको हमने एक वीडियो में कवर किया है। जितने भी हिंदी के क्वेश्चन पूछे गए थे उन सबको हमने एक वीडियो में कवर किया हुआ है। साथ ही साथ फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर के 9 तक को हमने कवर किया हुआ है। सामान्य विज्ञान का 3 सेट कवर किया हुआ है। 2020 के जो 4 शिफ्ट में पेपर हुए थे उनमें पूछे गए सभी साइंस के क्वेश्चंस को एक सेपरेट वीडियो में हमने कवर किया हुआ है। प्रीवियस वीडियो को भी हमने कवर किया हुआ है। तो कुल मिला के 20 से अधिक वीडियो को अब तक हमने कवर कर लिया है। सभी का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर देख लीजिएगा। देखिए किस प्रकार की कोशिका विभाजन में गुण सूत्रों के जोड़े बनते हैं, बिल्कुल 10th लेवल का सभी क्वेश्चंस हैं। तो देखिए कोशिका विभाजन को सबसे पहले किसने देखा था, तो सबसे पहले देखा था विरचऊ ने, याद रखिएगा ये नाम, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स कोशिका विभाजन जो है सेल डिवीजन यह 3 प्रकार का होता है। असूत्री, यहाँ पर ऑलरेडी नाम लिखा हुआ है असूत्री। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स तो समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन। देखिए असूत्री जो होता है एक एक करके मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। असूत्री यानी कि एमाइटोसिस जो होता है यह विभाजन अविकसित कोशिकाओं जैसे कि जीवाणु, नीलहरित शैवाल, ईस्ट, अमीबा और प्रोटोजोआ में होता है। उसके बाद समसूत्री विभाजन की बात करें माइटोसिस की, तो यह विभाजन जो है काई की कोशिकाओं में होता है। किस में होता है, काई की कोशिकाओं में होता है, ठीक है। और देखिए मायोसिस जो है यानी कि अर्धसूत्री विभाजन यह जनन कोशिकाओं में होता है। तो एटलीस्ट आपको इतना ध्यान रखना है। और देखिए अर्धसूत्री विभाजन जो है यानी कि मायोसिस, ध्यान रखिएगा इस विभाजन के फलस्वरूप एक जनक कोशिका से 4 संतति कोशिका का जो है विकास होता है, ठीक है, निर्माण होता है, विकास होता है, ध्यान रखिएगा। इस प्रश्न का राइट आंसर गुण सूत्र जोड़े में होते हैं तो ये हो जाएगा अर्धसूत्री यानी कि मायोसिस। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 7 कि किस लेंस की क्षमता, किसी लेंस की क्षमता है, मान लीजिए आपको पता नहीं है कितना है, 0.5 डायोप्टर है और पॉजिटिव है वह, यानी कि धनात्मक है, प्लस 0.5 डायोप्टर है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, देखिए जब भी लेंस की क्षमता प्लस में दिया हो, प्लस में यानी कि धनात्मक में हो, तो ध्यान रखिएगा वह लेंस कौन सा है, वो उत्तल लेंस है। अगर निगेटिव में दिया हुआ, अगर यहाँ -0.5D दिया होता तो ये समझिए कि अवतल लेंस है, ठीक है। दोनों को ध्यान रखना है, आपको याद रखना है। लेंस का क्षमता का जो मात्रक होता है वो डायोप्टर होता है, जैसे कि यहाँ इसको D से डिनोट किया जाता है, ध्यान रखिएगा। और लेंस का जो क्षमता होता है यानी कि पावर होता है वो होता है P = 1/f, यानी कि फोकस दूरी f है। तो यहाँ आप f निकाल सकते हैं। ये तो पता चल गया कि पॉजिटिव है तो कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है। लेकिन फोकस दूरी भी आपको ऑप्शन में दिख रहा होगा, तो फोकस दूरी निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, P = 1/f होता है। तो यहाँ आप लोग f निकालने के लिए हम क्या करेंगे, f = कितना हो जाएगा, 1/p हो जाएगा। p कितना दिया हुआ है, तो p दिया हुआ है 1/0.5, तो ये ऊपर चला गया 0, 5 दूना 10, यानी कि कितना हो गया, 2 मीटर हो गया। और ध्यान रखिएगा फोकस दूरी जो होता है लेंस की क्षमता जब भी आप निकालिएगा यह फोकस दूरी हमेशा मीटर में होना चाहिए, ठीक है। तो 2 मीटर हो गया और यह उत्तल लेंस है। तो देखिए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यह एक उत्तल लेंस है जिसकी फोकस दूरी 2 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आपको। देखिए एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या है, तो देखिए फ्रेंड्स एल्केन, उसके बाद बात करें एल्कीन और एल्काइन। यहाँ एल्काइन यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है। ये 3 जो हैं हाइड्रोकार्बन के प्रकार हैं। देखिए एल्केन जो है यह संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, ठीक है। और एल्कीन और एल्काइन जो होते हैं यह असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। इतना क्लियर हो गया आपको। एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है, एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड्स, CN, ध्यान रखिएगा क्या होता है, यहाँ पर ऑलरेडी सब कुछ लिखा हुआ है, CN, उसके बाद 2N+2 होता है, CnH2n+2, ये एल्केन का होता है। उसके बाद बात करें CnH2n जो होता है यह एल्कीन का होता है, और CnH2n-2 जो होता है यह एल्काइन का होता है, जो कि आपसे प्रश्न में पूछा गया है। देखिए एल्काइन में जो होता है कार्बन अणुओं के बीच ट्रिपल बंध होता है, त्रिअबंध बनता है, ठीक है, त्रिबंध बनता है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगर बात करें हम एल्कीन का, तो एल्कीन में डबल बॉन्ड बनता है और एल्केन में सिंगल बॉन्ड बनता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि इनमें से कौन सी एल्युमिनियम की मिश्र धातु है। वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो आप लोग टाइप करके यस लिख सकते हैं, पसंद नहीं आ रही है तो आप लोग नो लिख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। बता दीजिए कि वीडियो आपको कैसी लग रही है। देखिए कौन सी जो है मिश्र धातु एल्युमिनियम की है, तो देखिए इसमें से एल्युमिनियम की मिश्र धातु जो है वो
मैग्नीशियम है। देखिए मैग्नीशियम जो है यह, इसमें क्या क्या होता है, मैग्नीशियम होता है, एल्युमिनियम होता है और कॉपर होता है। ध्यान रखिएगा, यह काफ़ी हल्का मिश्र धातु होता है, इसी कारण इसका उपयोग हवाई जहाज, तराजू इत्यादि के निर्माण में होता है। क्लियर है। जर्मन सिल्वर आप सभी को पता है, जर्मन सिल्वर में नाम में सिल्वर है लेकिन ध्यान रखिए इसमें सिल्वर पाया नहीं जाता है। जर्मन सिल्वर जो होता है ये कॉपर, जिंक और निकल से मिलकर बनता है। पीतल जो होता है यह किससे बनता है, तो यह कॉपर और जिंक से मिलकर के बनता है। और कांसा जो है फ्रेंड्स, कांसा ध्यान रखिएगा यह कॉपर और टीन से मिलकर के बनता है। टीन का सिंबल Sn होता है, सबको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 10 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा अंडा देने वाला स्तनधारी है। अब देखिए स्तनधारी में जो आपने अब तक सुना होगा कि स्तनधारी जो होते हैं वो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, ठीक है, जिसको कि मैमल कहा जाता है। अब देखिए इसमें अंडा भी देने वाले हैं। एक्चुअली क्या है कि स्तनधारी वर्ग को 3 उपवर्गों में विभाजित किया गया है। ये 3 उपवर्ग कौन है, यहाँ मैं एक एक करके नाम लिखता हूँ। इसी प्रकार के क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में बनेंगे तो आपका गलत नहीं होगा, इस तरीके से आप पढ़िए। तो देखिए तीनों उपवर्गों का मैं नाम बताता हूँ। पहला तो हो गया प्रोटोथीरिया, यहाँ मैं लिख देता हूँ, हालांकि जगह का अभाव है फिर भी प्रयास करूँगा। प्रोटोथीरिया, देखिए प्रोटोथीरिया क्या है, इसमें जो है ये जो स्तनधारी होते हैं ये अंडे देने वाले होते हैं। और इसमें 2 नाम याद रखना है, एक एक्डीना का जो कि ऑप्शन ए में दिख रहा है, सही आंसर तो एक्डीना हो जाएगा इसका, और प्लेटिपस, यहाँ मैं लिख देता हूँ प्लेटिपस, ठीक है, प्लेटिपस। 2 एग्जाम्पल याद रखना है। उसके बाद अब मिटा देता हूँ मैं। एक तो हो गया प्रोटोथीरिया, अभी मैंने बता दिया। दूसरा होता है मेटाथीरिया, मेटाथीरिया, ठीक है। देखिए मेटाथीरिया में क्या होता है, इसमें अपरिपक्व बच्चे को जन्म देते हैं, जैसे कि कंगारू इसका एग्जाम्पल हो गया। और तीसरा होता है यूथीरिया, यूथीरिया में जो होता है इसमें परिपक्व बच्चे का जन्म होता है, जैसे कि इंसान इसका एग्जाम्पल है, हाथी है। ध्यान रखिएगा, राइट आंसर इसमें एक्डीना हो जाएगा, एक्डीना। और एक और नाम बताया है मैंने, प्लेटिपस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 11 नंबर की, एक व्यक्ति विभिन्न रंगों में अंतर नहीं कर पाता है, व्यक्ति में निम्न भाग की समस्या है। तो देखिए यह बीमारी जो है यह आप सभी को पता है कि अगर रंगों में अंतर नहीं कर पाता है तो यह कौन सा बीमारी है, वर्णांधता है, जिसको कि कलर ब्लाइंडनेस कहा जाता है। देखिए इसमें होता क्या है कि जब रंग महसूस करने वाला जो आंख की कोन कोशिकाएं हैं मस्तिष्क को संकेत नहीं भेज पाती है, तो ऐसा होता है। और इस बीमारी में पीड़ित जो व्यक्ति है वह लाल और हरा रंग का, लाल और हरा रंग यानी कि रेड और ग्रीन कलर्स का जो है अंतर नहीं कर पाता है। तो इसमें जो है कौन सी कोशिकाएं खराब हो जाती है, यह जो है मस्तिष्क को संकेत नहीं भेज पाती है। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपतन का कोण इनके बीच का कोण है। तो परावर्तन का नियम तो आपने पढ़ा होगा, बिल्कुल 10th में आपने पढ़ा होगा। देखिए परावर्तन का नियम क्या होता है आपको मैं समझा देता हूँ। ये क्या है, एक समतल है, यानी कि कोई दर्पण भी हो सकता है, कोई समतल भी, प्लेन है। देखिए यहाँ से ये किरण आ रही है, इसको कहा जाता है आपतित किरण यानी कि इंसिडेंस रे। और एक जो होता है परावर्तित हो गई यहाँ से आकर के, क्योंकि यहाँ तो कलई किया गया है, ठीक है, तो इसको कहा जाता है परावर्तित किरण और इसको कहा जाता है आपतित किरण। और बीच में क्या होता है, एक अभिलंब होता है। ये जो बिंदु होता है इसको क्या कहा जाता है, यहाँ जो तीनों किरणें मिल रही हैं इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है आपतन बिंदु। ये ध्यान रखिएगा, एक एक पॉइंट, आपतन बिंदु इसको कहा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अब देखिए ये आपतित किरण और ये अभिलंब है, इसके बीच जो कोण बनता है इसको क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है इसको बताइए। इसको कहा जाता है आपतन कोण। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसको परावर्तन कोण यानी कि रिफ्लेक्शन एंगल, इसको आर से डिनोट करते हैं, और इसको आई से इंसिडेंस और आर से रिफ्लेक्शन, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब क्लियर हो गया कि आपतन कोण किनके बीच का कोण है, तो आपतन कोण यानी कि इंसिडेंस रे जो है यह अभिलंब और ये क्या है, आपतित किरण के बीच का कोण है। क्लियर है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सतह के अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण है ये। अगर आपसे पूछा जाए कि ये वाला कोण जो है परावर्तन कोण, ये क्या है, तो परावर्तन कोण जो है यह अभिलंब, सतह का अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण है। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर इसका हो जाएगा। और इसका स्टेटमेंट क्या है, कथन क्या है कि देखिए अभी मैंने बताया कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब ये तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, ठीक है, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि यूरेनियम का कौन सा समस्थानिक न्यूक्लियर रिएक्टर में होने वाली श्रृंखला प्रतिक्रिया को जारी रखने की क्षमता रखता है। तो आप सभी को पता है कि इसमें यूरेनियम का इस्तेमाल होता है, लेकिन यूरेनियम के 3 समस्थानिक है। यूरेनियम के 3 समस्थानिक है, कौन कौन से,
तो एक तो हो गया यूरेनियम का 235, कौन सा हो गया 235, एटॉमिक नंबर कितना होता है 92 होता है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद हो गया 236 और तीसरा हो गया 238। ठीक है, क्लियर है। देखिए 235 जो है यह रेडियो सक्रिय समस्थानिक है और इसी का प्रयोग जो है श्रृंखला प्रक्रिया को जारी रखने में किया जाता है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यूरेनियम का जो 238 समस्थानिक है यह प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, इसको आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फ्रेंड्स कि निम्न में से कौन सा हार्मोन आपातकाल का हार्मोन है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए अधिवृक्क ग्रंथि, यहां मैं नाम लिख देता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। अधिवृक्क ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि है। देखिए इसी से इसके दो पार्ट है, एक तो होता है कौन सा है, मैं यहां लिख देता हूं। ठीक है फ्रेंड्स, कार्टेक्स, और दूसरा होता है मेडुला। ठीक है, इसके जो मेडुला भाग है और कार्टेक्स भाग है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो देखिए यह जो स्रावित होता है हार्मोन, जिसको कि आपात हार्मोन कहा जाता है, यह इसके मेडुला से स्रावित होता है और इसका नाम है एड्रेनेलिन, और इसी को आपातकाल का हार्मोन कहा जाता है और इसको उड़ो और लड़ो हार्मोन के भी नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कहाँ से स्रावित होता है, तो अधिवृक्क ग्रंथि, अगर पूछा जाए तो मेडुला, अगर नाम देके पूछा जाए तो मेडुला। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई व्यक्ति 9.8 मीटर पर सेकंड के वेग से लंबवत ऊपर फेंकी जाती है। क्लियर है, वह कितने समय में वापस जमीन में आ जाएगी। देखिए एक बार ऊपर जाएगी और फिर एक बार ऊपर आएगी, टोटल समय तो ऐसे ही काउंट किया जाएगा। तो जब भी कोई वस्तु ऊपर फेंकी जाती है तो देखिए उसका इनिशियल वेग कितना है, u इक्वल टू तो दे दिया है 9.8 मीटर पर सेकंड। फाइनल वेलोसिटी इसकी 0 हो जाएगी और कोई भी जब वस्तु ऊपर फेंकी जाती है तो उसके लिए एक अलग फॉर्मूला है, v इक्वल टू यू माइनस जी इंटू टी। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अभी मैंने बताया कि फाइनल वेग 0 हो जाएगा, इनिशियल कितना दिया हुआ है 9.8 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 9.8 दिया हुआ है, और जी का वैल्यू आपको पता है कि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, तो यहाँ 9.8 और आपको टाइम निकालना है। तो देखिए ये प्लस में है तो उधर चला जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, टी आ जाएगा साथ में, और इधर कितना है 9.8, इधर भी है। देखिए 9.8 से 9.8 कट जाएगा, यानी कि टी इक्वल टू कितना निकल के आ गया 1 आ गया। तो अभी मैंने बताया कि ऊपर गया और नीचे आया, तो 1 + 1 दोनों को जोड़ना होगा ना कुल समय निकालने के लिए, तो 2 सेकंड का समय हो जाएगा। क्लियर हो गया आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, बिल्कुल सब कुछ यहाँ मैं आपको क्लियर कराते चलूंगा। इसी तरह के वीडियो आपको रेगुलर मिलेंगे। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, और फ्रेंड्स वीडियो को शेयर जरूर करना है। देखिए कितना मेहनत करता हूँ आपके लिए, थोड़ा सा आप मेरे लिए भी मेहनत कीजिए। देखिए जब कोई वस्तु प्रकाश के सभी रंगों का अवशोषण कर लेता है तो उसका रंग होगा, तो अगर वो सारा रंग ऑब्जर्व कर लेगा, कुछ वह रिफ्लेक्ट ही नहीं करेगा, परावर्तित ही नहीं करेगा, तो फिर वह काला दिखाई देगा। क्योंकि रंग दिखाई देने का कारण क्या होता है, किसी वस्तु का रंग, वह जो रंग है परावर्तित होकर हमारे आंखों तक पहुंचती है, लेकिन वह अगर परावर्तित ही नहीं करेगा तो वस्तु कैसा दिखाई देगा, काला दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए कि तरंगे जो कि धातुओं में संचरित होती हैं है, तो ये दोनों तरंगे हैं, अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमारा देखिएगा, क्वेश्चन नंबर है कि वह तरल ऑक्सीकारक तथा अकारक दोनों की तरह कार्य करता है। वह तरल कौन सा है इसमें से जो कि ऑक्सीकारक भी है और अकारक भी है। तो फ्रेंड्स यह क्वेश्चन हाल ही में शायद पूछा गया था, मुझे याद नहीं है। यह हाइड्रोजन परऑक्साइड, ध्यान रखिएगा इसका फॉर्मूला क्या होता है, H2O2 होता है। यह एक ऑक्सीकारक और अकारक दोनों की तरह कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि एक चाबी भरी घड़ी की कमानी में किस प्रकार की ऊर्जा होती है। तो चाबी भरी कमानी बांध बना करके जो जल संचित किया जाता है उसमें स्थितिज ऊर्जा होता है। याद रखिएगा कौन सी ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि प्रकाश संश्लेषण की दर अधिकतम होती है किस रंग के प्रकाश में। तो देखिए प्रकाश संश्लेषण का जो दर होता है सबसे ज्यादा लाल रंग के प्रकाश में होता है। किसमें, लाल रंग के प्रकाश में। और सबसे कम किसमें होता है, तो सबसे कम बैगनी रंग के प्रकाश में होता है। ध्यान रखिएगा इसमें सबसे कम होता है। 21 नंबर देखिए, और लास्ट में आपको स्कोर कमेंट करके बताना है भाई कि कितना सही हुआ आपको। ऐसे बच के मत निकलिए, ऐसे करने से काम नहीं चलने वाला है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विटामिन कुपोषण के कारण होता है। यानी कि सीधे सीधे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा रोग जो है विटामिन की कमी से होने वाला है। तो देखिए विटामिन की कमी से सभी रोग होते हैं। स्कर्वी जो है यह विटामिन सी की कमी से होता है, बेरी जो है विटामिन बी की कमी से होता है, और रतौंधी जो है विटामिन ए की कमी से होता है। तो ये सभी लोग विटामिन के कुपोषण से होने वाले ये सभी रोग हैं, ध्यान रखिएगा। 22 नंबर देखिए, H2SO4 का एटॉमिसिटी कितना है।
तो देखिए एटॉमिसिटी जब भी आपसे पूछा जाए किसी भी फॉर्मूला दे करके किसी भी यौगिक का या किसी भी एसिड कुछ भी हो, तो आपको कुछ नहीं करना, उसमें नंबर ऑफ एटम्स काउंट करना है। देखिए हाइड्रोजन कितना है, 2 है। सल्फर कितना है, 1 है। ऑक्सीजन कितना है, 4 है। 4 2 6 1 7, यानी कि इसकी एटॉमिसिटी कितनी है, 7 है। क्लियर। चलिए इनमें से सही कथन चुने। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें से जो सही कथन है ये आपको चुनना है। तो देखिए द्रव्यमान और भार, तो देखिए द्रव्यमान जो है हमेशा स्थिर रहता है, द्रव्यमान कभी नहीं बदलता है। ठीक हो गया, क्लियर है, द्रव्यमान कभी नहीं बदलता है। और ध्यान रखिएगा भार जो है यह अलग अलग जगहों पे भार अलग अलग होता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, द्रव्यमान हमेशा स्थिर रहता है जबकि भार बदलता है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर पृथ्वी पर किसी वस्तु का द्रव्यमान 2 kg है तो चंद्रमा पर भी उतना ही रहेगा। लेकिन अगर भार पृथ्वी पर 2 kg है तो चंद्रमा पर उसका भार कितना हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा उसके। क्लियर है। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए कि भारत में प्रत्यावर्ती धारा यानी कि एसी अल्टरनेटिव करंट का मान कितना है। तो आप सभी को पता है 50 हर्ट्ज होता है। 25 नंबर देखिए कि आनुवंशिकता की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो यह सबसे छोटी इकाई जीन है। जीन की खोज किसने किया था, तो जीन की खोज जोहानसन ने किया था। किसने किया था, जोहानसन ने किया था, ध्यान रखिएगा। आनुवंशिकता की खोज किसने किया था, तो ग्रेगर मेंडल ने किया था। यह भी प्रश्न पूछा जाता है। 26 नंबर देखिए धातु जब अम्ल से अभिक्रिया करता है तो कौन सा गैस उत्पन्न होता है। देखिए धातु जब अम्ल या फिर क्षार किसी से भी अभिक्रिया करे, खास करके ध्यान रखना आपको, अम्ल से जब अभिक्रिया करता है तो यह हाइड्रोजन गैस निकलता है। कौन सा, हाइड्रोजन गैस। उसके बाद है कि कान में इनमें से कौन सा हड्डी नहीं पाया जाता है। तो कान में 3 हड्डी पाया जाता है, मैलियस, इनकस और स्टेपस। यह जो स्टेपस है यह मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। फीमर जो है जांग की हड्डी है, यह मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है। ध्यान रखिएगा एक कान में एक एक हड्डियाँ पाई जाती हैं, तो एक कान में 3 हड्डी और दूसरे कान में 3 हड्डी, यानी दोनों कान मिला के 6 हड्डियाँ पाई जाती है। तो राइट आंसर हैमट हो जाएगा, हैमट नहीं पाया जाता है। उसके बाद देखिए ग्लूकोज का सूत्र क्या है। तो ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6 होता है। लेकिन आपको सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान का रखना है, ग्लूकोज में कार्बन पाया जाता है, हाइड्रोजन पाया जाता है और ऑक्सीजन पाया जाता है। दे दिया जाएगा कि इनमें से कौन सा ग्लूकोज में नहीं पाया जाता है, और ऑप्शन में एक आपको नाइट्रोजन भी दे दिया जाएगा। एक में कार्बन दे दिया, दूसरे में हाइड्रोजन, तीसरे में ऑक्सीजन और चौथे में नाइट्रोजन। तो याद रखने से आपको ये होगा कि आप नाइट्रोजन को छांट सकते हैं, नाइट्रोजन नहीं पाया जाता है। 29 नंबर देखिए विद्युत धारा का मात्रक क्या है। देखिए विद्युत धारा का मात्रक पूछा गया है, तो इसका मात्रक तो एम्पियर होता है। इसका मापने का इकाई जो है वो क्या है, तो एमीटर है। ठीक है, विद्युत धारा को मापा किससे जाता है, तो एमीटर से, लेकिन इसका यूनिट जो है वह एम्पियर है। 30 नंबर क्वेश्चन है कि मानव की पसलियां किसके साथ जुड़ी होती है। तो देखिए मानव की ये पसली हो गई, समझ लिए, मेरा ड्राइंग अच्छा नहीं है तो ध्यान रखिएगा, एक साइड में 12 पसली और दूसरे साइड में 12 पसली, यानी कि टोटल 24 पसली पाई जाती है। जोड़ी में याद रखना है 12 जोड़ी, और इसको एक हड्डी जोड़ के रखता है। ठीक है, बीच में एक हड्डी होता है, वो इसको सबको जोड़ के रखता है। इस हड्डी को स्टर्नम कहा जाता है। ठीक है, तो मानव पसलियां स्टर्नम के साथ जुड़ी होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए लास्ट क्वेश्चन आपके लिए है, इसका तो आंसर आपको बताना ही कमेंट करके, साथ ही साथ आपको इसका अपना स्कोर भी बताना है। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है। फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी तरह का वीडियो आपको यहां रेगुलर मिलेगा, सिर्फ आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है।